हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फ्री में मिलने वाली हर एक चीज़ जो है ख़राब नहीं होती कि फालतू में मिल रही है ले लो, ये नहीं। यहाँ पर जो आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है ये बिल्कुल ही उम्दा कंटेंट के साथ मिल रही है। टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अच्छे से करिए। और वो भी जब फ्री मिल रही है तो जाहिर सी बात है और भी अच्छे से करनी चाहिए, अच्छी अच्छी पढ़ाई है। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। इसके गद्य खंड का अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये पाठ का नाम है। इसके आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। तो ध्यान रखिए, क्लास 12 में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इन दोनों के लिए अलग अलग बुक्स चलती है और एक बुक हमारी कंबाइंड है जो कोर इलेक्टिव दोनों में ही चलती है। तो आज जैसे कि हम आपको कोर पढ़ा रहे हैं, इसकी बुक है हमारी आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। इसकी मेन पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतिम अध्याय में है आज, जो हमारे सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो भाषण के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया गया है। इसमें एक तो भाषण हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो भीमराव अंबेडकर के ये विचार हमारे सामने हमने जो पढ़े हैं, ये इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, टेस्ट पेपर है, सभी कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी तौर पर आपके वर्णनात्मक हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है ये आपको भाषण के तौर पर है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, आधुनिक समाज कार्य की कुशलता के लिए क्या आवश्यक मान्यता है और क्यों? तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक समाज कार्य की कुशलता के लिए, समाज के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें किस कुशलता के लिए क्या आवश्यक माना गया है और क्यों माना गया है। आधुनिक समाज में कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। आजकल का समाज आप देखिए, अब आजकल का युग कहते हैं मशीनीकरण युग है, ठीक है, मशीनी युग है, क्योंकि आदमी भी मशीन की तरह काम करता है। हम लोग का जो सुबह है वो घड़ी के हिसाब से शुरू होता है और दिन का हर काम घड़ी के हिसाब से चलता है, मतलब हम मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें अंबेडकर जी ने बहुत पहले कही थी कि अगर आपको एक समाज कुशलता के पूर्वज चलाना है तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना चाहिए, श्रम का विभाजन करना चाहिए। आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका विभाजन जरूरी है ना। तो देखिए क्या है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। परंतु ये श्रम विभाजन जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए, यह व्यक्ति की क्षमता तथा प्रशिक्षण पर निर्भर होना चाहिए, जिसके कारण समाज के सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग संभव हो और इससे समाज में रहने वाले सदस्यों का उत्थान हो। अब इसको ये समझिए, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके भाई बहन हैं घर में। अब आप घर में 3 बच्चे हैं, आप हैं, आपका एक भाई है और बहन है। तो अब इन तीनों का अपना अपना एक फोटो होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी बहन जो है वो बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेती है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती है। आपका भाई जो है वो बहुत अच्छी कविता कर लेता है, या मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। आपका फोटे साइंस है, आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ लेते हो। तो हर किसी का फोटे अलग अलग है ना। और इसी कार्य क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़कर कार्य करते हैं, क्योंकि ये हमारी क्षमता है, हमें इसमें इंटरेस्ट भी है और हम अच्छा कर भी लेते हैं, तो आगे चलकर अगर इन्हीं फील्ड्स में हम लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं, मान लीजिए आपकी बहन एक आर्टिस्ट बन गई, उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी अच्छी जो हैं होने लगी, तो उसने समाज को एक सही चीज़ दी। उसी तरीके से आपका भाई जो मैथ्स में अच्छा था वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह में बहुत अच्छा था, ठीक है। आप साइंस में अच्छे थे तो आप आगे चल के एक वैज्ञानिक बन गए। तो सबने अपनी क्षमता के अनुसार अपना प्रोफेशन चुना।
तो इस वजह से आप लोगों ने अपने साथ अपने इंटरेस्ट के साथ जस्टिफिकेशन किया और वही चीज़ आपने समाज को भी दी। समाज आपने जिस फील्ड में हम अच्छे होते हैं, अगर उसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है कि हमारा इंटरेस्ट है तो जो चीज़ें हम करेंगे वो बहुत अच्छी जाएंगी। अब इसी के विपरीत आ जाइए, जैसा कि पहले था। ये तो हम आज की बात कर रहे हैं कि आपका आज ऐसा इंटरेस्ट है और ऐसा है, आप ऐसे कर सकते हो, उस चीज़ की आपको पूरी तरह आज़ादी है और आप अपना फ्यूचर चुन सकते हो। अब आज से करीबन 100, 150 साल, 200 साल पहले चले जाइए, जिस समय समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। अब ये अलग अलग वर्ग जो हैं जातियों के हिसाब से बटे थे और उनके काम निर्धारित थे। अब आप मान लीजिए अगर आप एक लकड़हारे के बच्चे हैं तो अब उस जगह पे आपका क्या होगा, आपको लकड़ी के संबंध ही कार्य करना है, लकड़ी काट के लाना है, आप लकड़ी का ही काम करोगे। अब आपकी क्षमता कुछ भी हो, आप साइंस में अच्छे, मैथ्स में अच्छे, या उस समय जैसे हम बोल लें कि आप कारीगर अच्छे, आप कुम्हार का काम अच्छा कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें चुन सको। उस समय क्या था, जाति के हिसाब से ही श्रम विभाजन होता था। मान लीजिए अगर कोई एक जाति बढ़ई की है तो उसमें पैदा होने वाला हर एक बच्चा बढ़ई बनेगा। अगर एक बच्चा जो है कुम्हार जाति में है तो उसमें कोई कुम्हार जाति में पैदा होता है तो वो हर बच्चा कुम्हार ही बनेगा। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को चुन नहीं सकता था। इसको बोलते थे जाति पर आधारित श्रम विभाजन। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि भाई जो किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए, अंबेडकर जी का मानना था और ये वाकई सही बात थी कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए श्रम का विभाजन होना जरूरी है, लेकिन ये श्रम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं, कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। यानी कि आपकी जो क्षमता है, जिसमें आप दक्ष हो, उसी के हिसाब से आप अपना श्रम चुनो और समाज को फायदा पहुंचाओ। और अगर हम जाति के हिसाब से चुनते थे तो क्या है, हमें कुछ भी हो जाए, हम जो है अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे। चाहे हमारा प्रोफेशन हमें फ़ायदा दे या हमें पैसा नहीं दे रहा है, हमारा भूखों मरने की नौबत आ गई है, आप मर जाओ, लेकिन आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये आज से 100-200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब इस आधार पर श्रम विभाजन किया जाता था। आज क्या है, आज हमारी क्षमता के अनुसार हम किसी भी जाति के हों, हम कोई भी प्रोफेशन चुनने में सक्षम हैं, हमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा कि अंबेडकर जी चाहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई दी गई है कि आधुनिक समाज में कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, किसी भी समाज की कुशलता डेवलपमेंट करे उसके लिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। क्योंकि जब तक हम श्रम को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वो काम नहीं, समाज अच्छा नहीं चल पाएगा। परंतु ये श्रम विभाजन जाति आधारित नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया करीबन 200 साल पहले जैसे होता था। यह व्यक्ति की क्षमता तथा प्रशिक्षण पर निर्भर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा कार्य कर लेता है, उसने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, उस पर आधारित होना चाहिए, जिसके कारण समाज के सदस्यों की क्षमता पर का अधिकतम उपयोग हो सके। यानी कि अगर हम उसके इंटरेस्ट और उसके फोटे के हिसाब से काम करेंगे तो हम ये जितनी कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं और इससे समाज में रहने वाले सदस्यों का उत्थान भी होगा। समाज, अब जैसे इसे समझ लीजिए, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर या मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर हिंदी पढ़ाने लगे, तो क्या आपको वो अच्छे से समझा पाएंगे जो चीज़ें हम समझा पा रहे हैं? क्योंकि उनका फोटे तो मैथ्स और इंग्लिश है, वो नहीं। उसी तरीके से मैं मैथ्स इंग्लिश नहीं समझा सकती, क्यों? क्योंकि मेरा फोटे हिंदी है। तो यही चीज़ है कि आपका फोटे जिसमें है आप उसमें काम करो, तो इससे आप समाज को लाभ पहुंचा सकते हो। जैसे मैं समाज को लाभ किस तरीके से पहुंचा रही हूँ, अपनी कार्यकुशलता के हिसाब से, कि मैं आप सभी को हिंदी में जो चीज़ें टफ लगती हैं वो चीज़ें मैं आपको इजी वे से एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश की टीचर आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती हैं, हर एक डिफिकल्ट वर्ड आपको बताती हैं, सब कुछ बताती हैं। उसी तरह मैथ्स के टीचर्स भी आपको सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूला बहुत ही ईजी वे से क्लियर करते हैं। तो हर किसी का अगर जो फोटे है वो इस हिसाब से काम करता है,
तो वो समाज को उतना सही डेवलपमेंट दे पाता है, इससे आप लोग ग्रोथ कर पाते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है, लेखक जाति प्रथा की किन गंभीर दोषों का वर्णन करता है। जो जाति प्रथा हुई उसके लिए उन्होंने क्या क्या दोष बताए जो बहुत ही बुरे रहे। देखिए, जाति प्रथा थी तो बुरी, आजकल के समय में भी हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरीके से खत्म हो गया, आज भी आप बहुत इलाकों में इस प्रथा को अभी भी देखोगे, लेकिन जितना पहले था उतना अब नहीं रहा है। लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ा दोष यह है कि जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या रुचि का कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो ये जो जाति प्रथा होती है, इसके सबसे गंभीर दोष ये हैं कि इस प्रथा में आपको अपने अनुसार अपना श्रम चुनने की आज़ादी नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि आप पूरी तरीके से बंध जाते हैं उस श्रम के साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। जैसे यहाँ पर बताया गया है, विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, मनुष्य चाहे या ना चाहे उसका जो पैतृक कार्य है उसको वही कार्य करना पड़ता है। पैतृक कार्य यानी कि आपके जो पुरखे करते चले आ रहे हैं, वो आप जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तभी आपका जो है वो प्रोफेशन चूज कर दिया जाता है कि आपको यही करना है। ये होता है जाति प्रथा में श्रम विभाजन। तो ये मनुष्य की ये व्यक्तिगत भावना और इंटरेस्ट, यानी कि हमारी जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारी कोई फीलिंग ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो वो काम अच्छा होगा ही नहीं। तो ये उसके बिल्कुल विपरीत है और वो कार्य भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, जाति प्रथा के कारण काम के प्रति भारत में क्या स्थिति है। जाति प्रथा के कारण, अब ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा के कारण काम के प्रति, अब हमारा जो काम है उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट, भारत में इसकी क्या स्थिति है। जाति प्रथा के कारण भारत में काम के प्रति अरुचि की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब मान लीजिए जाति, भारत में क्या होगा जब जाति प्रथा है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम को करने में और मुझे जबरदस्ती अगर उस काम को करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो क्या होगा, मैं बिना किसी रुचि के काम करूंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है काम, है ना। तो वही चीज बताई गई है कि भारत में ये जाति प्रथा रही और इसी के हिसाब से श्रम विभाजन कर दिया गया। तो जो काम की स्थिति रही, कोई भी व्यक्ति जो काम करता रहा वो अपनी रुचि के बिल्कुल विपरीत काम करता था। इसके कारण व्यक्ति विपरीत दशाओं में भी अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था। अब ये विपरीत सिचुएशंस क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आप अब प्रेजेंट टाइम में आइए, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो अब वो बेसिकली वहीं काम कर रहा है। अब वो फैक्ट्री जब तक चल रही है काम करता रहा, अब किसी कारण से वो फैक्ट्री बंद हो गई, अब उसको बाउंड है कि वो इसके अलावा कहीं और काम नहीं कर सकता। अब जब वो काम नहीं करेगा तो उसके भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अब चूंकि जाति प्रथा के दौरान ये चीज डिसाइड कर दी गई है कि तुम इसके अलावा कहीं काम और नहीं करोगे, चाहे तुम भूखे मर जाओ। तो ये है विपरीत परिस्थितियां कि आप चाहे बढ़ई हो, चाहे आप कुम्हार हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, बुनाईकार हो, कुछ भी हो, जो पहले हुआ करते थे, अलग अलग जाति में अलग अलग काम होता था। तो मान लीजिए आप बुनाई का काम करते हो, सपोज, ठीक है, वो बुनाईकार होता है। अब बुनाई मोस्टली जो ये ऊन की बुनाई वगैरह होती है वो सर्दियों के दौरान काम आती है। ठंड के दौरान तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन जब गर्मियां आई तो आपके पास काम नहीं है, तो उस दौरान आपके भूखे मरने की नौबत आ गई, मगर आप कुछ और काम नहीं कर सकते हो। तो ये है विपरीत परिस्थितियां, आपको भूखों मरना है, मर जाओ, लेकिन आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो। अब आजकल के समय में देखो भाई, हम लोग वेदर के हिसाब से काम करते हैं। अब आप मार्केट जाओ, मार्केट में जो शॉप दुकानों में सामान लगे हैं, सर्दी के हिसाब से कोट, स्वेटर, शॉल सब लगे रहते हैं। जैसे ही सर्दियां गई, आपके कॉटन के सूट, साड़ी, ये सारी चीजें लग जाती हैं। आपके बरसात आती है तो छाता है, रेन कोट है, ये सब चीजें मार्केट में मिलने लगती हैं। तो ये सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ये चीजें आपके क्या कहते हैं व्यवसाय पे भी असर डालती हैं। तो ये चीज जब हमारा होता था तो पहला श्रम हमारा डिसाइड क्या होता था, आपको जो बता दिया उसके हिसाब से करना है। आपके चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हैं।
वह अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार भी नहीं रह पाता। अब जब हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार कहाँ रहेंगे। और कभी कभी वो इस प्रथा के कारण भूख से मरने की स्थिति में भी पहुंच जाता है। जैसे मैंने भी बताया, कभी कभी व्यवसाय ऐसे होते हैं कि ठप हो जाए, उस एरिया में कोई काम ही नहीं हो रहा है तो आपका काम ठप हो गया, खत्म काम, है ना। अब जैसे कुम्हार का काम होता है, मिट्टी की जो चीज़ें बनाता था, ठंड के टाइम तो भाई मिट्टी की चीज़ें काम आती हैं, गर्मी के टाइम तो काम आती हैं, बाकी ठंड और बारिश में वो बेचारा क्या करे, उसे मिट्टी सारी गीली मिलेगी, वो कुम्हार बनाएगा कैसे, उसके भूखे मरने की नौबत आ गई कि नहीं आएगी। लेकिन उस दौरान वो कुछ काम नहीं कर सकता है, उसको वही काम करना है, पैसा मिले ना मिले, खाने को है या नहीं है, उसे वही काम करना है। प्रश्न संख्या 4 है, आदर्श समाज की जो 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब हमारा जो दूसरा भाषण था, मेरे सपनों का आदर्श समाज, उस पर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंबेडकर जी का जो आदर्श समाज है उसकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। आदर्श समाज की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, आदर्श समाज में बहुविध हितों की धारणा होनी चाहिए एवं इसमें गतिशीलता का समावेश होना चाहिए। समझिए क्या है आदर्श समाज में बहुविध हित, यानी कि सिर्फ हमारा हित नहीं, जब हम कोई कार्य करें तो उसमें सभी का हित होना चाहिए, ठीक है, की धारणा होनी चाहिए और उसमें गतिशीलता का समावेश होना। कोई भी काम है उसमें हमेशा डेवलपमेंट होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो मूवमेंट में रहनी चाहिए, किसी भी चीज़ में स्थिरता नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप प्रगति कर रहे हो तो उस प्रगति में हमेशा प्रगति ही रहनी चाहिए, उसका हास नहीं होना चाहिए या कोई भी चीज़ यहाँ पर रुकनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हर चीज़ में गतिशीलता तब रहती है जब वो परिवर्तित होता रहता है समय के साथ में। समय के अनुसार हमारे समाज की रूढ़ियाँ, परंपराएं, आवश्यकताएं, मूल मौलिक धारणाएं सभी बदलती रहती हैं। भाई आज से आप 50 साल पहले चले जाओ, आज से 100 साल पहले चले जाओ, समाज में जो चीज़ें थी उन्हें अगर हम आज लागू करना चाहें तो नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो चीज़ें 100 साल पहले चलती थी उन्हें आज के समय में लागू करना मुश्किल हो जाता है ना। तो समय की चीजें, गतिशीलता का मतलब है कि परिवर्तन होता रहना चाहिए, समय के साथ जो आवश्यक परिवर्तन है वो होता रहना चाहिए। दूसरा है, हर वर्ग को पर्याप्त साधन व अवसर मिलने चाहिए। तो अंबेडकर जी के आदर्श समाज में व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसे प्रॉपर सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि अपने काम को करने के लिए हर साधन अवेलेबल होना चाहिए और अवसर मिलने चाहिए। समाज में आप अगर अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सभी को समान अवसर, ये नहीं कि भाई जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से हम किसी को अवसर दे रहे हैं, तो ये गलत है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण को समान रूप से समान चीजें प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, जाति प्रथा के पोषक लोग क्या स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अब जाति प्रथा को जो लोग मानते हैं कि नहीं जाति प्रथा होनी चाहिए समाज में, तो वो कहलाए जाति प्रथा के पोषक लोग। क्या स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो क्या चीज है जिसको मानना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए क्या है, जाति प्रथा के पोषक लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि व्यक्ति को जीवन, शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु वे मनुष्य की क्षमता के प्रभावशाली उपयोग की स्वतंत्रता की छूट देने के लिए तैयार नहीं है। अब बेसिक चीज समझिए, जो लोग चाहते हैं कि समाज में जाति प्रथा बनी रहे, वो मनुष्य को कभी भी समान अवसर या समान साधन नहीं देना चाहते। मतलब पहला यहाँ देखिए क्या चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं, पहले हैं व्यक्ति को जीवन और शरीर। अब जीवन क्या है, हम अपना जीवन और अपने शरीर को किस तरह से रखेंगे ये चीज या निश्चय करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम अपना जीवन यापन किस तरीके से करना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। दूसरा है संपत्ति की सुरक्षा, शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा तथा अधिकार की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। अब पहले हुआ करता था कि बेगारी कराई जाती थी। अब मैं आपको बताती हूँ बेगारी क्या होता था। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जाति के लोगों को पकड़ कर लाते थे, उनको बाउंड करते थे, क्योंकि भाई उस समय उच्च जाति के लोगों का प्रभाव ऐसा होता था कि अगर उन्हें कोई चीज़ बोल दी तो वो पत्थर की लकीर है। तो उन निम्न जाति के लोगों से बोल दें कि भाई तुम्हें हमारे खेतों में आज पूरा दिन जो है कार्य करना है या 1 महीना पूरा कार्य करना है, तो उन्हें काम करना पड़ता था।
अब यहाँ पर बेगारी का मतलब क्या होता है? जब हम काम करते हैं तो उसका पारिश्रमिक हमें मिलता है, चाहे धन के रूप में मिले, अनाज के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिले, तो वो हमारा पारिश्रमिक होता है, हमारे काम करने का मेहनताना होता है। लेकिन बेगारी का मतलब ये होता है कि आप काम तो करोगे मगर इसके बदले में आपको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। तो ये काम पहले कराया जाता था। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई कि आपको शरीर संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, यानी कि हम आपकी संपत्ति को कभी भी हथिया सकते हैं और आपके शरीर को अपने अनुसार हम कार्य में लेकर आ सकते हैं। तो जो उच्च जाति के लोग होते थे उनके निम्न जाति के लोगों के शरीरों पर भी उनका अधिकार होता था, उनकी स्त्रियों को पकड़ कर लेके जाते थे, काम कराना, जो भी किस तरीके से भोग करना, वो सभी काम उनको लिए पूरा आज़ादी थी, वो कर सकते थे। जो उनके मर्द हुआ करते थे, आदमी हुआ करते थे, उनको अपने खेतों में अपने हिसाब से काम कराते थे। तो ये जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो नहीं चाहते कि लोगों को अपनी संपत्ति और शरीर की सुरक्षा का अधिकार मिले, वो उन पर भी अपना अधिकार चाहते हैं कि हमारे हिसाब से निम्न जाति के लोग जो है वो काम करेंगे। परंतु वे मनुष्य की क्षमता के प्रभावशाली उपयोग की स्वतंत्रता की छूट नहीं देना चाहते। यानी कि बेसिकली क्या है, मनुष्य कितना कैपेबल है और वो अपनी क्षमताओं को किस तरीके से प्रदर्शित करे, इसकी छूट वो किसी भी हाल में देना नहीं चाहते थे। प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य की क्षमता को कौन सी बातें प्रभावित करती हैं? मतलब मनुष्य की क्षमता यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, यानी कि हमारे अंदर जो चीज़ काम करने की दक्षता है, क्षमता है, ये चीज़ें हमारी कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारी क्षमता को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? मगर हम कोई काम कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो चीज़ें हम अगर ना कर पाएँ तो किस कारणों से हो सकती हैं? मनुष्य की क्षमता को निम्नलिखित बातें प्रभावित करती हैं। शारीरिक वंश परंपरा। अब पहली चीज है क्या? शारीरिक वंश परंपरा, यानी कि शरीर के रूप में अगर हमारी कोई चीज है वो है रंग, रूप और आकृति। यानी कि हमें शारीरिक रूप से अगर कोई चीज ऐसा है कि हमें अपने परिवार से मिली है तो वो हमारी क्षमता को इफेक्ट करती है। अब कैसे इफेक्ट करती है? मान लीजिए आपके खानदान में सब बड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है, जिनकी हाइट्स ज़्यादा है, तो अब ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप जो है ऐसे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं जिसमें जो है हाइट, जो लॉन्ग हाइटेड लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो ये आपका बेनिफिट है और ये आपके स्पोर्ट्स में आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये शारीरिक वंश परंपरा हमारे जो है वो कार्य को की क्षमता को प्रभावित करती है। फिर आते हैं सामाजिक उत्तराधिकार एवं मनुष्य के अपने प्रयत्न। दूसरा चीज क्या प्रभावित करता है? सामाजिक उत्तरदायित्व। अब समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है? मान लीजिए हम अच्छी चीजें करते हैं, सब है, तो हमारा हमेशा उत्तरदायित्व रहता है कि हमारे अंदर अगर इतनी एबिलिटीज हैं तो उन्हें हम अपने समाज के फायदे के लिए करें। तो ये सामाजिक उत्तराधिकार हो गया। और मनुष्य के अपने प्रयत्न, हम अपने क्या प्रयत्न करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, समाज के तौर पर हमें उत्तराधिकार जो मिला है। मान लीजिए आपके पापा जो हैं वो पुलिस में रहे, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया, एक अच्छी अपनी रेपुटेशन बनाई है उन्होंने समाज में अपनी, तो अब आपके ऊपर अपने आप ये बर्डन आ जाता है समाज के द्वारा कि आप भी कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व निकल कर आएंगे और आप भी ऐसा काम करेंगे। फिर दूसरी चीज जो है उसमें हमारे अपने क्या प्रयत्न मिलेंगे, ये सारी चीजें कार्यकुशलता को इफेक्ट करती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक समता और राजनीतिक के बारे में क्या कहता है? ध्यान दीजिए, समता, लेखक हमारे कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। समता यानी कि समानता की बात हो रही है। और राजनीतिज्ञ के बारे में क्या बोलते हैं? तो देखिए क्या है, समता के बारे में लेखक का कहना है कि यह काल्पनिक जगत की वस्तु है परंतु व्यवहारिक धरातल पर इसकी जरूरत है। राजनीतिज्ञ के पास परिस्थितियों के अनुसार समता अपनाने का रास्ता ही बचा है क्योंकि वह हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार नहीं कर सकता। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले समता, समाज में सबको बराबरी का अधिकार। अब आज से आप 100 साल पहले या 150 साल 200 साल पहले चले जाओ और सब बोलो कि समाज में जितने भी जाति, धर्म और वर्ण के लोग हैं सभी को समानता का अधिकार है, तो उस समय ये काल्पनिक बात हुआ करती थी,
ठीक है, ये सिर्फ सोचा जा सकता था, इसे हम वास्तविकता के धरातल पर नहीं ला सकते थे। लेकिन हमारे अंबेडकर जी का मानना है कि जो समता है वो उसको जरूरी है कि वो वास्तविकता के धरातल पर आए, क्योंकि किसी भी समाज के उत्थान के लिए ये जरूरी है। क्योंकि जब तक हम समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, सबको समान अवसर नहीं देंगे, समान साधन नहीं देंगे, समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक जो है ये समाज प्रगति नहीं कर सकता। यही चीज उन्होंने बोली, काल्पनिक जगत की वस्तु है परंतु व्यवहारिक धरातल पर इसकी जरूरत है, यानी कि इसे अपनी प्रेजेंट लाइफ में लाना जरूरी है। अब राजनीतिज्ञ से इन्होंने क्या बोला, भाई राजनीति सत्ता पर जो लोग भी काबिज होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो सभी जनता को समान समझें। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी धर्म का व्यक्ति राजनीतिक सत्ता पर काबिज होता है और वो अपने धर्म या जाति के हिसाब से काम करता है तो दूसरी जाति तो निगलेक्ट हो गई ना। तो ये जरूरी है कि जो भी सत्ता पर बैठे वो सभी को समान दृष्टि से देखे और सभी को समान अवसर प्रदान करे, ना कि किसी एक जाति को प्रिविलेज दे। तो यही चीज उन्होंने बताया, समता अपनाने का रास्ता ही बचा है, क्योंकि वह हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार नहीं कर सकता। अब एक राजनीति के होकर हम बोले इस व्यक्ति के लिए हम ऐसा करेंगे, उस व्यक्ति के लिए हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर उस पद पर बैठे हो तो सभी के लिए आपको समान रूप से सोचना ही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, आधुनिक समाज में कौन सी समस्या सामने आ खड़ी हुई है? आपको बताना है कि आधुनिक समाज, अब यहाँ पर जब भी आपसे आधुनिक समाज बोला जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब ये भाषण दिए गए हैं ये तब की बात की जा रही है, आज की बात नहीं की जा रही। अब आज से 70 साल पहले चले जाइए, तब का लिखा हुआ ये 70-75 साल पहले की बात है, तो ये उस समय की बात की जा रही है। आज के आधुनिक समाज में गरीबी और उत्पीड़न की घोर समस्या होते हुए भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जितनी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने निर्धारित काम को अरुचि के साथ विवशता पूर्वक करते हैं। यह प्रवृत्ति चालू काम करने एवं काम ना करने को प्रेरित करती है। तो अब देखिए, आज से अगर हम 70-75 साल पहले चले जाएं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय भी ये जातियां अलग अलग भागों में विभक्त थी, लोगों के बीच समानता नहीं थी, उनको समान अधिकार नहीं थे। तो तभी अंबेडकर जी ने इन सारी बातों को लेकर जो है बात रखी थी। तो उन्होंने तभी ये चीज़ उस समय के समाज के बारे में कहा कि लोग, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के बीच गरीबी है और उनका उत्पीड़न हो रहा है, यानी कि उनको सताया जा रहा है, ये समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई आज के समय में लोगों को अपने काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, वो बिना इंटरेस्ट के उस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय हमारे देश को प्रगति करनी थी, उसके लिए ज़रूरी था कि जिस भी पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है वो पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करे। अगर वो इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा तो हमारा देश कभी भी प्रगति पे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अंग्रेज़ों के रहने तक हमारा देश जितना था उससे भी करीबन 100-200 साल पहले, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमसे लूटा और हमारे ऊपर अत्याचार किया और हमको दबाया, हम कभी भी डेवलपमेंट के तरीके पे आ ही नहीं पाए। सॉरी। तो आज़ादी के बाद क्या था, अब हमें डेवलपमेंट करना था, तो सबसे बड़ी समस्या उस वही थी कि जो भी हम काम करें वो पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करें ताकि समाज को उससे फायदा हो सके। यही उन्हें सबसे बड़ी उस समय के समाज की समस्या लगी थी। प्रश्न संख्या 9 है, हमारे समाज में जाति प्रथा किस रूप में स्थापित की गई थी? जब स्थापित की गई थी तो किस रूप में स्थापित की गई थी? प्राचीन काल से ही हमारे समाज में वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था संचालित की जाती थी। इसका आधार श्रम विभाजन ही था। समाज में ब्राह्मण पठन पाठन के लिए, क्षत्रिय राजपाट तथा सैन्य व्यवस्था के लिए, वैश्य वाणिज्य व्यवसाय के लिए, ये तीनों वर्णों का समस्त समाज हेतु सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शूद्र थे। इच्छा और रुचि से उस समय व्यवसाय बदले जा सकते थे। इसका उदाहरण है कि विश्वामित्र का राजा से ऋषि होना। यह एक स्वस्थ श्रम विभाजन व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था को कठोर और रूढ़िग्रस्त बना दिया गया। अब देखिए, हमारे समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, दूसरा था वैश्य और तीसरा था शुद्ध। ये इस आधार पर नहीं था कि आप इस जाति में जन्म ले रहे हैं इसलिए आपको ये काम करना है।
लोग जिस काम में दक्ष थे उसके हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था की गई थी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा था तो वो ब्राह्मण समाज में आ गया था, कोई जो है किसी चीज का संचालन करने में अच्छा था तो उसे क्षत्रिय समाज में रख दिया था, वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने जैसे काम करता था। कोई व्यापार करने में अच्छा था, दिमाग से अच्छा था, तो वो, अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसमें ये सारी दक्षताएं नहीं होती तो वो इन लोगों को सेवाएं प्रदान करने में, इनको हेल्पिंग हैंड करने में मदद करता था। तो इस हिसाब से इन्हें अलग अलग, इनकी कार्य क्षमता के अनुसार इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया था। पहले क्या था कि आप जिस हिसाब से काम करते हो आप उस वर्ग में चले जाओ। और उस समय जब ये प्राचीन काल में ये सारी व्यवस्था की गई थी तो उस समय ये भी चीज एक बहुत अच्छी रखी गई थी कि अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट इस काम में नहीं है तो आप दूसरे काम में जो है जा सकते थे, आप अपना प्रोफेशन जो है वो स्वैप कर सकते थे। ये चीज का बहुत अच्छा उदाहरण है कि विश्वामित्र जो हैं वो पहले एक राजा थे, फिर बाद में एक ऋषि हो गए। ये हमको दिखाता है कि उन्होंने एक क्षत्रिय से एक ब्राह्मण की तरफ उन्होंने जो है अपना कदम बढ़ा लिया था, ये हमें साफ दिखता है। अब ये चीज से हमें धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि लोगों ने इसे जो है काम के जब हमने काम के आधार पर वर्ग बनाया था, अब वर्ग के हिसाब से ही आपके काम को डिसाइड कर दिया गया और इस चीज के लिए बाउंड कर दिया गया, अब आप अपने कामों को नहीं बदल सकते हो। तो ये रूढ़िकृत और कठोर हो गया। तो समझ में आया ना कि जब ये वर्ग बनाए गए थे तब इनका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन कालांतर कुछ जो कहते हैं ना धूर्त लोगों द्वारा इसके नियम परिवर्तित करते करते इसका स्वरूप कुछ और ही कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, जातिवाद भावनात्मक समता में बाधा उपस्थित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आलोक में इस कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, जातिवाद यानी कि जाति के हिसाब से जो विभाजन होता है वो भावनात्मक अर्थात इमोशनली समता यानी कि समानता में जो है वो बाधा यानी कि किसी भी तरह के हडल्स को पैदा करता है। समझ में आया? जो जातिवाद है वो हमारी इमोशनली जो हमारी क्या कहते हैं इक्वलिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी को पैदा करता है। आपको अंबेडकर के इस कथन के बारे में बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए क्या है, जातिवाद की भावना समता में बाधा उपस्थित करती है। हमेशा देखिए अगर जाति के हिसाब से हमारा समाज बटा है तो क्या होगा, सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो हमेशा जाहिर सी बात है जातिवाद समानता के अधिकार में किसी न किसी तरह की बाधा को पैदा करेगा ही करेगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भावनात्मक समता तभी प्रतिष्ठित हो पाएगी जब समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब भावनात्मक समानता क्या होती है समझिए, हम अपने इमोशंस जो है वो सभी पर समान तरीके से व्यक्त करें। मान लीजिए समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, सभी कुछ है, मगर वो क्या है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर जाति को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए दुखी है, तकलीफ में है, वो अगर निम्न जाति का है और हमारे अंदर जातिवाद को लेकर है तो हम उसके घर तक ढोड़ी तक नहीं जाएंगे, उसको हेल्प नहीं करेंगे। ब्राह्मण में कोई दुखी है तो हम चले जाएंगे, उसकी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी जो हेल्प ही बांट रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो हमें इमोशनली तौर पर सबको समान हेल्प करने ही नहीं देगा। तो वही चीज का कि जातिवाद जो है वो हमें समान बिहेवियर करने से रोकता है और समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगर हम इसको कर दें तो हम अगर ये जातिवाद को हटा दें तो ये सबको हम समान रूप से दे पाएंगे। जातिवाद के समाप्त होने पर भी ये संभव हो जाएगा। अगर जैसे जातिवाद ये प्रथा समाप्त हो जाती है, लोगों को हम जाति और वर्ग के हिसाब से देखना बंद कर दें तो हम सबसे समानता का अधिकार समानता का बिहेवियर करने लगते हैं। जातिवाद असमान व्यवहार को उचित ठहराता है, यानी कि हम अगर सबको समान व्यवहार करते हैं तो वो गलत बोलता है, जो सर्वथा अनुचित है। समाज को विकास और उत्थान के पथ पर तभी अग्रसर किया जा सकता है जब जातिवाद जैसी कुप्रथाओं से उसकी रक्षा हो सके। हम अपने देश भारत को प्रगति की दिशा में गगन चूमते देख पाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि
हमारा देश प्रगति करे, आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस जाति प्रथा में बिल्कुल ना फंसें। सभी को के साथ समान बिहेव करें, सभी को समान सुख सुविधाएं अवसर प्रदान करें, तभी हमारा देश जो है प्रगति कर पाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की जाति प्रथा क्या क्या काम करती थी। अब ये क्या है, भारत की जो जाति प्रथा थी वो किस किस तरीके से क्या क्या काम करती थी। भारत की जाति प्रथा को आधुनिक समाज उचित नहीं मानता। आधुनिक मतलब हमने फिर बोला, आधुनिक समाज का तात्पर्य क्या हो गया आपका, आज से 70-75 साल पहले चले जाओ और आज भी देखो तो आज का समाज जाति प्रथा को उचित नहीं मानता है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। श्रमिक यानी कि जो कार्य करने वाले, अभी श्रमिक ये नहीं कि मजदूर है भाई, अगर किसी श्रमिक वो भी व्यक्ति है जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है या कोई इंजीनियर है, मतलब बेसिकली काम करने वाला जो है वो श्रमिक ही होगा। तो जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती ही है। इसके साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का एहसास भी करा देती है। अब जाति प्रथा क्या है, लोगों को जहां अलग अलग वर्गों और जातियों में बांटती है, वहीं इन लोगों के बीच बताती भी है कि भाई आप ऊंची जाति के हो, आप नीची जाति को, इस भेदभाव को भी पनपाती है। अब कैसे, अब आपको ज्यादा अधिकार दिए गए, आप ऊंची जाति के हो, दूसरे को नहीं दिया गया, तो उसके अपने आप भेदभाव पनप गए ना। सबको समानता की चीज नहीं मिली तो उनके अंदर ये भेदभाव पनप जाता है कि आपके अंदर ऊंच नीच है, ये चीज जो सर्वथा अनुचित है। इससे देश में विषमता की भावना प्रबल होती है तथा भ्रष्टाचार भी फैलता है। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाना चाहिए। जब किसी भी जाति में जो है आप ऊंच नीच देखेंगे तो हमेशा भ्रष्टाचार फैलेगा ही फैलेगा। अब कैसे होगा, मान लीजिए कोई उच्च जाति का व्यक्ति है, वो काम कराना चाहता है, निम्न जाति का व्यक्ति उसके पास पहुंचा तो वो क्या कहेगा, भाई तुम इतना पैसा दोगे तो हम काम करेंगे, जबकि उसी की जाति का व्यक्ति पहुंचेगा तो वो उस काम को आसानी से कर देगा। तो इस तरह क्या हुआ, भ्रष्टाचार समाज में डेवलप हुआ। तो किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए आप जाति प्रथा में विभक्त नहीं करेंगे, तो अगर वो जाति प्रथा में विभक्त है तो वो कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी समाज में, किसी भी उसमें इस तरह की जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, डॉक्टर अंबेडकर अपनी कल्पना में समाज का कैसा स्वरूप देखते हैं। उन्होंने अपनी कल्पना का जो आदर्श समाज हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो किस तरह का समाज है आपको बताना है। इसी से सिमिलर दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी है। अब क्या है, डॉक्टर अंबेडकर की जो कल्पना है, जिन्होंने जैसा समाज सोचा है वो कैसा है आपको बताना है। डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व तथा अर्थात भाईचारे पर आधारित है। जिस समाज की उन्होंने कल्पना करी है वो समाज कैसा होना चाहिए, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता यानी कि सब में बराबरी होनी चाहिए, और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना का होना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसा मापदंड तथा उनकी रुचि के अनुसार कार्यों की उपलब्धता होनी चाहिए। अब उन्होंने उनके समाज में सभी को एक जैसा मापदंड यानी कि सभी को समान चीजें मिलनी चाहिए, सभी को एक ही पैमाने पर देखना है कि वो देश की जनता है। किसी में भी ऊंच नीच की भावना नहीं कि हाँ आप उच्च पद पर हो तो आपको ये फैसिलिटीज हैं, वो निम्न पद पे है तो उसे ये चीज़ नहीं मिलेगी, उसे जाति ये है तो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान चीज़ें समान अवसर पे प्राप्त होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर में समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। उनके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि उन्होंने जो समाज सोचा उसमें जाति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इस समाज में करनी पर बल दिया गया है, कथनी पर नहीं। अर्थात आप क्या करते हो उसी के अनुसार जो है आपको समाज में चीजें प्राप्त होंगी। कथनी आप क्या कह रहे हो या आप किस जाति के हो इससे कोई मतलब नहीं होगा। प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में लिखिए। जिन्होंने जो आदर्श समाज कहा है वो जिस बेसिस पे खड़ा है उसे आपको यहाँ संक्षेप में समझाना है। दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज के 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो वो 3 बिंदु क्या थे, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता। देखिए क्या है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में जब भाईचारा बढ़ेगा तभी हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। जब सभी लोग अपने आप को एक इक्वल समझेंगे, भाईचारा रहेगा, मतलब हर व्यक्ति, भाईचारे का तात्पर्य हो गया कि समाज में जितने भी लोग हैं हम सभी को समान समझें। ठीक है, मान किसी भी जाति का उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई उनके आदर्श समाज में कोई भी जाति थी ही नहीं। तो जितने भी लोग हैं वो सभी क्या हैं, हमारे भाई हैं। तो भाईचारा जब सब में बढ़ेगा तो सभी लोग जो है वो अपना व्यवसाय चुनेंगे और अपने हिसाब से कार्य करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अब उसके अंदर जो भी क्षमता है, यानी जो भी दक्षता है, जो भी कार्य करने में वो बहुत अच्छा है, उसे वही काम करने की आजादी भी होगी और उसे वो अच्छे से करने के उसे अवसर भी प्राप्त होंगे। समाज के सदस्यों को प्रारंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएंगे। तो समाज में जो उनका आदर्श समाज है उसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। आपकी जो भी दक्षता है उसके हिसाब से आपको सभी चीजें मिलेंगी और सभी समान अवसर भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उन्होंने जिस तरह का समाज सोचा है, क्या वो पॉसिबल है? इस पर आपको अपने विचार बताने हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में आपसी प्रेम एवं भाईचारे में वृद्धि होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध होगा। उनके मतानुसार एक संतुलित एवं आदर्श समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध होगा। तो जो उनका आदर्श समाज था उसमें सभी को समान रखा गया है, सभी को अपनी दक्षता के अनुसार कार्य भी दिया गया है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। किसी को उसकी जाति के हिसाब से या उसके पदभार के हिसाब से कोई भी फैसिलिटीज अलग से देने की कोशिश नहीं की गई है। तो यहाँ पर अगर उनकी सार्थकता हम सोचें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का समाज होगा तो तभी वो डेवलप कर पाएगा। तो आज से अगर 75 साल पहले अंबेडकर जी ने ये बात रखी, उसे अगर आप आज के समय में देखो, अभी प्रेजेंट जैसे हम बता रहे हैं 2023 के हिसाब से अगर देखो तो समाज में आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, हर जाति का व्यक्ति हर पद पर जा सकता है। वो जितना दक्ष है उसे उतने अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए क्या हमारा देश डेवलपमेंट में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो जो उन्होंने एक आदर्श समाज देखा था वो आज पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक तो साबित हुआ है ना। और उनका जो सपना था वो यथार्थ में हम पूरा होते देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में ये सपना पूर्ण रूप से पूरा होगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में ये जाति प्रथा खत्म हो गई, कम जरूर हो गई, जितना पहले था उतना आज नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। बहुत जगहों पे आज भी ये चीज मानी जाती है। तो ये चीज है भी, इसलिए हम कहेंगे कि अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था वो आज के समय में थोड़ा सा तो पूरा हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से पूरा नहीं है और उम्मीद करेंगे कि आगे पूर्ण जरूर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार में क्या आपत्तिजनक है? जो जातिवाद के पोषक है यानी कि जो जानते कहना है जिनका है कि जातियां होनी चाहिए, तो उनके जो समर्थक हैं, जो भी इसके जो हैं, उनके लिए क्या, उनके आधार से क्या चीज आपत्तिजनक है? जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार में यह बात आपत्तिजनक है कि यह जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि जाति प्रथा रहे, उनकी सोच के हिसाब से जो सबसे गलत है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जाति रहे और जाति के हिसाब से ही श्रम का विभाजन हो। श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का विभाजन भी होता ही है। यह तार्किक है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु कोई भी सभ्य समाज श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। देखिए, किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है कि श्रम का विभाजन हो। भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, लेकिन ये श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए।
किसके आधार पे होना चाहिए कि आपकी दक्षता क्या है, आप कितना अच्छा कार्य कर लेते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा जो है कर लेता है काम लेन देन का, या क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं, हिसाब किताब का काम कर लेता है, तो वो व्यक्ति अच्छा व्यवसायी बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अब ये किसी भी जाति का हो तो उसको पूरी तरह आज़ादी हो कि वो बिजनेस करे, क्योंकि वो बिजनेस अच्छा करके समाज को, देश को लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन अगर जाति के हिसाब से होगा तो क्या होगा, उसकी जो जाति होगी वो वही काम करेगा ना। अब मान लीजिए उसके घर में सभी डॉक्टर हैं, अब उस बेचारा वो अच्छा लेन देन कर लेता है मगर किसी का अच्छा इलाज नहीं कर पाता, अब उसको बना दो डॉक्टर, तो क्या वो समाज को लाभ पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। तो वहां उसकी दक्षता कहाँ है कि वो व्यवसाय करे, ना कि वो डॉक्टर बने। तो यही चीज उन्होंने बताया कि जो जाति प्रथा के समर्थक हैं उनकी जो सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि वो जाति प्रथा श्रम विभाजन चाहते हैं, लेकिन श्रम विभाजन जाति के आधार पर चाहते हैं। तो किसी भी समाज के लिए श्रम विभाजन तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये श्रम विभाजन जाति के हिसाब से नहीं, लोगों की दक्षता के हिसाब से होना चाहिए कि व्यक्ति कितना कैपेबल है उसके हिसाब से होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? दासता, ठीक है, दासता मतलब होता है किसी की दास बन के, जहां पर हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं रह जाए, जो हमारा मालिक कहे हम उसके हिसाब से काम करें। लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? तीसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संदर्भ में लेखक के अनुसार दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो तीनों क्वेश्चन हमसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो देखिए क्या है, लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा गया है। लेखक के अनुसार यानी कि कानूनी पराधीनता, यानी कि हमने कोई क्राइम किया है और हमें क्या है जेल में डाल दिया गया, तो हमें दास बना दिया गया ना। तो यहां पर कानूनी पराधीनता को उन्होंने नहीं कहा। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, दासता वह स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को, अब यहां पर कुछ व्यक्ति हो गए यानी कि कोई भी, मतलब मान लीजिए 6 अलग व्यक्ति हैं, उन्हें दूसरे लोगों के अनुसार ही कार्य करना है और व्यवहार करना है, वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है? दासता, यानी कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई काम ही नहीं कर सकते, जो दूसरा बोलेगा हम वही काम करेंगे, हम अपनी मर्जी। मान लीजिए अब ये कंडीशन, आप किसी भी जगह चले जाइए जहां पर बहुत इंटीरियर इलाके में, जहां पर पहले दासता का प्रोविजन था, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था बेगारी का, कि लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। अगर भाई किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हमारे खेत में आके काम करना है, तो उसको काम करना ही करना। अगर उसकी मर्जी नहीं है कि वो काम नहीं करेगा तो वो ये चीज़ नहीं कर सकता। ये होती है दासता, कि आपको अगर जो काम कहा गया है आपको करना है, ठीक है। अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसायों को अपनाना दासता का सशक्त उदाहरण है। यानी कि अगर हमारा मन है कि हम ये काम नहीं करके दूसरा काम करें, मगर आपको बांधा गया नहीं, आपको यही काम करना है, तो वो क्या है? दासता है। लेखक के अनुसार जब तक समाज में समता समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यानी कि आप ये बोलेंगे कि हम अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन इन मानसिक रूढ़ियों से अभी स्वतंत्र नहीं हो पाए। अब ये मानसिक रूढ़ियां क्या है? समाज में सभी को समान समझना। जब तक हम समान नहीं समझेंगे तब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। जब तक स्वतंत्रता कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगी तब तक दासता से मुक्ति पाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता किन लोगों के द्वारा? जो दूसरे लोगों को अपने अनुसार कार्य करवा रहे हैं, स्वतंत्रता उनके पास है। उन लोगों के पास तो स्वतंत्रता है ही नहीं जो दूसरों के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो तो बेचारे गुलाम है ना, जो वो कह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। इस तथ्य को देखकर लगता है कि विदेशी ताकतों को देश से भगाना अधूरी स्वतंत्रता की ही प्राप्ति है। यानी कि हमने विदेशों को तो अपने देश से भगा दिया, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन हम अभी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि अभी भी हम कुछ लोगों की मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है।
प्रश्न संख्या 17 है, दासता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब उन्होंने बोला ना, दासता केवल कानूनी पराधीनता नहीं। अब उन्होंने जो ये कथन कहा, इसको हमें यहाँ पर क्लियर करना है। अब उनके अनुसार क्या है? लेखक के अनुसार दासता की परिभाषा वह है जिसमें किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना हो, कुछ भी करने की स्वतंत्रता ना हो, यहां तक कि वह अपना व्यवसाय भी स्वयं ना चुन सके। यानी कि आप कुछ करने की स्वतंत्रता क्या, आपको अपना प्रोफेशन चुनने की भी स्वतंत्रता है। आजकल क्या है, मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि भाई तुम जो करना चाहो वो करो, अच्छे से करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। लेकिन अब चले जाओ, आज से करीबन 100 साल पहले अब ये डिसाइडेड था कि नहीं, तुमको यही काम करना है, तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, तुम्हें यही प्रोफेशन चुनना है। तो अब आप बताओ, अगर आपको इस तरीके से आज के समय में आपको बाउंड कर दिया जाए, आपके माँ बाप बोले नहीं आप बनना चाहते हो इंजीनियर, और आपको बोले कि नहीं तुम्हें जो है वो पायलट ही बनना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका मन नहीं है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट नहीं बनना चाहते हो, तो अब क्या होगा? अब आप क्या वो काम अपनी मर्जी से अच्छा कर पाएंगे? तो वही होता है जहां पर हमें अपना प्रोफेशन चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि उसे दासता की जकड़ में रखा गया। जब हम कोई अपना डिसीजन ले ही नहीं सकते तो उसका मतलब क्या है? हम दासता की जकड़ में हैं। दासता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता, बल्कि दासता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरों लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो कानूनी पराधीनता का मतलब होता है, यानी कि जब, अब ये कानूनी पराधीनता को ऐसे समझो, हमने कोई क्राइम किया है, पुलिस हमें पकड़कर जेल में डाल दे, तो ये होती है कानूनी पराधीनता, क्योंकि वहां पर हमें हर एक चीज कानून के हिसाब से करना है। मेरा सोना पीना, खाना जागना, काम करना, ये सभी सारा टाइम टेबल जो है वहां के जेलर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वहां हम अपने हिसाब से कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ये होती है कानूनी पराधीनता। लेकिन कानूनी पराधीनता दासता को इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि यहां पर हम कुछ भी, हम स्वतंत्र हैं, हम जेल में नहीं हैं, लेकिन तब भी बाहर रहकर हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। यहां पर कुछ लोग समूह ऐसे होते हैं जो हमें अपनी मर्जी से काम कराने के लिए बाध्य कर देते हैं। कानूनी पराधीनता ना होने पर भी यह स्थिति पाई जा सकती है। इस प्रकार की स्थिति में भी व्यक्ति अपना जीवन विवश होकर जीना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह मानसिक रूप से स्वस्थ एवं संतुष्टि का जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति कानून की जकड़ में नहीं है, बाहर है, तब भी वो स्वतंत्र होकर नहीं जी रहा है, क्योंकि उसे दूसरे की मर्जी के हिसाब से काम करना है, तो वो कभी भी संतुष्टि का जीवन नहीं जी पाता है। तो यही उन्होंने बोला है कि दासता जो है सिर्फ कानूनी पराधीनता नहीं कहलाती है, यहाँ पर है कि हम अपना जीवन किस प्रकार से जी पाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, लेखक को समता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे लेखक ने जो अपनी कल्पना का आदर्श समाज बताया है, उसमें समता संबंधी बात उन्होंने जो कही है उसे यहाँ हम स्पष्ट करेंगे। देखिए क्या है, लेखक के अनुसार सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। बात सही है। आप शारीरिक रूप से देख लो, कार्य क्षमता के अनुसार देख लो, सोच के हिसाब से देख लो, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। आलोचकों का यह तर्क एक सीमा तक उचित है, परंतु तथ्यात्मक होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता है। अपने शाब्दिक अर्थ में समता काल्पनिक होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है, जो आलोचक हैं उन्होंने बोला कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, तो हम अगर सभी मनुष्य बराबर नहीं होते तो हम उनके साथ बराबरी का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इसको देखें तो ये वैचारिक दृष्टि से तो सही है, लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से बिल्कुल भी अलग है। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पर जो ये मत है वो सही नहीं है। क्योंकि अब ये जो समता है वो 3 चीजों पर आधारित होती है। पहली क्या है? शारीरिक वंश परंपरा। अब हमने जैसे इसका बताया था कि शारीरिक रूप से हमें कई दक्षताएं प्राप्त होती हैं। कोई व्यक्ति क्या है, बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा होता है, तो आप कुछ लोगों को देखोगे ना, उनके आप दादा परदादा भी देखोगे तो वो भी डॉक्टर है और उनकी पूरी वंश परंपरा है कि वो डॉक्टर ही है, तो वो बौद्धिक तौर पे हैं। अब कोई लोग क्या आप देखोगे, कई लोग हैं उनके परिवार के लगभग सभी लोग जो हैं वो मिलिट्री में ही जाते हैं, तो वो उनका क्या है, वो उनकी शारीरिक दक्षा है।
इसके हिसाब से ये लोग उनके हर परिवार का व्यक्ति जो चला जाता है। तो शारीरिक वंश परंपरा भी जो है वो समता पर आधारित होती है। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि जैसी सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। अब यहां पर क्या होता है, सामाजिक उत्तराधिकार, समाज के रूप में हमें जो है बहुत सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। अब हमारा क्या रहता है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, हमें जो काम करना है उससे समाज का उत्थान हो, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन हो। तो ये कई ऐसे चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दी जाती हैं समाज के तौर पे, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो ये भी हमारे समता के अधिकार में शामिल आता है। तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयास, हम कितना प्रयास करते हैं उस पे भी आधारित होता है। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, तो इन विशेषताओं के कारण समाज को भी व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। समता के विरोधी इस बात को लेकर निरुत्तर हो जाते हैं। तो अब यहाँ कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें समानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो आपको अगर ये 3 पैमाने रखे जाएं तो आप देखिए कि समाज में ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इनको समानता का अधिकार नहीं देंगे तो क्या ये डेवलप कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? तो इसलिए जब ये सारे 3 पैमाने रखे जाते हैं तो जो समता के अधिकार के विरोधी हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, वो बेचारे कि क्या कहें इसके बारे में। तो ये हमारे उनके संबंधी जो सोच है वो हमने सामने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सदस्यों की क्षमता का अधिकार उपयोग करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? यानी कि जो लोग हैं उनकी क्षमता जो है उसका अगर हम अधिकतम उपयोग करें तो समाज को उसके लिए क्या करना है? अब यहाँ सदस्यों से तात्पर्य है कि समाज के जितने भी लोग हैं उन्हीं के लिए, उनकी जितनी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, दक्षता है, उन सभी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिक उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। समाज को प्रारंभ से ही सभी सदस्यों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराने चाहिए। यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं सभी को समान चीजें दीजिए, जितना समान अवसर है, समान साधन है, सभी दीजिए। अब समाज को समझ लीजिए एक परिवार की तरह। परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को जब तक समान चीजें नहीं मिलती हैं तो कैसे आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, होता है ना। उसी तरीके से समाज भी एक परिवार है। तो यहाँ पर भी सदस्यों को, जैसे परिवार में हम सबको समान चीजें देते हैं, समान अधिकार देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी सबको समान अधिकार, समान अवसर, समान साधन देने चाहिए। तभी समाज अपने सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकता है। यानी कि उन सबको जब हम समान अवसर देंगे तो वो उनकी जो दक्षता है वो अच्छे से निकल कर बाहर आएगी, वो जिस चीज़ में अच्छे हैं वो निकल के आएंगे। अब घर में अगर हम 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को हम पढ़ने का समान अवसर देते हैं, ठीक है, सभी को जितनी चीज़ें चाहिए सभी को समान रूप से मिलती हैं, तो फिर क्या होता है, जब हम सब समान रूप से देते हैं तो अब सबके हुनर निकल के बाहर आते हैं। जब हुनर निकल के बाहर आते हैं तो परिवार, मान लीजिए जैसे हमने बताया कि एक बच्चे को पेंटिंग में बहुत शौक है, तो आपके फादर ने देखा कि नहीं ये पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, तो उसे पेंटिंग की सारी चीज़ें ला कर दी। फिर दूसरे को हमने देखा कि भाई वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस के लिए या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके फादर ने आपको अवेलेबल कराई। उसी तरीके से आप जो है साइंस में ज़्यादा अच्छे हैं, तो साइंस से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट हैं, जितने भी आपको क्लासेस करनी है या जितने एक्सपेरिमेंट करने, वो सारी की सुविधा आपके पापा ने दी। तो इस तरीके से सबको पहले समान अवसर दिया, उनकी दक्षता को निकाला, फिर उसके हिसाब से समान उनको अवसर भी दिए, सारी साधन प्रोवाइड किए, और उस हिसाब से आप अपने करियर के लिए आगे बढ़ पाए। तो समाज में भी ऐसा ही करना होता है। यदि सदस्यों को समाज में उनका उचित स्थान मिलेगा तभी वे मन लगाकर काम कर पाएंगे और समाज को भी भरपूर लाभ दे पाएंगे। तो जब आपको अब आपकी बहन को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसे मैथ्स की चीज दे दी जाए कि नहीं तुमको ये करना है, तो क्या वो इंटरेस्ट लेकर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाएं और समाज को फायदा भी दे पाएं। प्रश्न संख्या 20 है, राजनीतिज्ञों को समाज के विभाजन के प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको समाज के विभाजन में कैसी दृष्टि रखनी या अपनानी चाहिए? राजनीतिज्ञों के पास समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो उनके पास अपनी समस्याएं लेकर कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग पहुंचते हैं।
वह उनकी जाति के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता कि भाई आप इस जाति के हो तो हम आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरे समाज का रक्षक है, उन सभी पे एक पिता की तरह काम कर रहा है। तो उसे ये नहीं कह सकता कि तुम इस जाति के हो तुम्हारा नहीं, उसको सभी जातियों से समान रूप से व्यवहार करना, क्योंकि उसके पास ना तो इतना समय होता है और ना ही हर विषय की जानकारी होती है। राजनीतिज्ञों के व्यवहार सिद्धांत में की जरूरत होती है, अब उनमें सिद्धांतों की बहुत जरूरत हो, क्योंकि वह समाज के हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार नहीं अपना सकते हैं, वो समाज के हर व्यक्ति को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नियम बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो सभी समाज के लोगों के लिए होगा। अतः समाज का विभाजन करना उनके लिए कठिन कार्य है, उनके पास परिस्थितियों के अनुसार समता अपनाने का रास्ता ही बचता है, यानी कि जो परिस्थिति है उसी के अनुसार सबको अवसर दीजिए, सबके साथ समान व्यवहार करिए, यही एक चारा राजनीतिज्ञों के पास बचता है। वो जाति के हिसाब से अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं, क्योंकि वो पूरे समाज के नुमाइंदे होते हैं, पूरी समाज ने उनको उस पद पर बैठाला है, इसलिए उनकी बात सुनना उनका कर्तव्य है। उसके पास ना इतना समय होता है और ना ही हर क्षेत्र के लिए संबंधित उसके पास इतनी जानकारी होती है, तो इसलिए वो सभी के साथ समान रूप से ही कार्य करे, यही अच्छा रहता है। वो अलग अलग जाति के हिसाब से काम नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों का उल्लेख कीजिए। उन्होंने क्या बोला? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप ना मानने। वो कह रहे हैं कि भाई जाति क्या कहते हैं, जो श्रम विभाजन है वो होना चाहिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए होना जरूरी है, लेकिन ये श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब इस पर उन्होंने क्या तर्क दिए हैं ये आपको बताना है। देखिए, इसको तर्क को पॉइंट्स में दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने सुना, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए निम्न तर्क दिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, ये गलत है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इन्हें एक में एक रूप वो मानते ही नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, इसे कभी भी नहीं माना जा सकता। तो जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन करती है, ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार अगर श्रम विभाजन होता है, अगर ये दोनों एक हैं, तो वो श्रमिक विभाजन भी करेंगे। श्रमिक विभाजन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, लोग अपनी दक्षता के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, जो किसी भी एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये दोनों एक रूप नहीं है। फिर जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण एवं उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके व्यवसाय का निर्धारण कर देना। किस व्यक्ति ने किस चीज की ट्रेनिंग ली है और वो किस चीज में दक्ष है, ये देखे बगैर उसका व्यवसाय निर्धारित कर देना। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने जो पाठ में दिया है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तभी उसके व्यवसाय का निर्धारण कर दिया जाता है कि वो पैदा होने के बाद इसी कार्य को करेगा। अब वो बच्चा पैदा हो, उसकी दक्षता देखे, वो क्या काम कर सकता है, कैसा है, तब वो प्रशिक्षण को चुनो ना। लेकिन यहां तो उसका जब वो गर्भ में है तो उसे जाति के हिसाब से उसके श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, तो ये एक गलत चीज है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय में बांध देती है, भले ही वह व्यवसाय उसके लिए अनुपयुक्त हो या पर्याप्त क्यों ना हो, भले ही इससे उसे उसके भूखे मरने की नौबत ही आ जाए। तो कहने का मतलब है कि जो जाति प्रथा के हिसाब से अगर श्रम विभाजन होता है तो वो जिंदगी भर उसी व्यवसाय में बंधा रहता है, चाहे वो उससे इतना अर्न कर पाए कि अपने परिवार को पाल पाए या ना पाल पाए, तो वो दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकता। और अगर वो उससे कुछ भी नहीं कमा पा रहा है तो भी वो अपने व्यवसाय को नहीं बदल सकता, चाहे उसके मरने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। वो अगर उसको मर जाए तो मर जाए, लेकिन अपने व्यवसाय को वो नहीं बदल सकता है। इसीलिए वो जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, दोनों को समान नहीं मानते। इसके लिए उन्होंने ये तर्क दिए हैं। प्रश्न संख्या 22 है, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी क्यों बने? अब उन्हें बौद्ध धर्म अच्छा लगा तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन 3 व्यक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वे 3 महान व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध,
कबीर तथा ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता में इन तीनों महापुरुषों के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चूंकि हिंदू समाज में जातीय उत्पीड़न होता था, इसीलिए अंबेडकर का हिंदू समाज से मोह भंग हो गया और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को ग्रहण कर लिया। तो हमारे जो अंबेडकर जी थे वो कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्टडी करते थे, पढ़ते थे, लोगों के बारे में जानना उन्हें अच्छा लगता था। तो 3 लोगों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिनमें महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने आप अब तीनों को अगर देखो, आप महात्मा बुद्ध को लेकर जाओ तो उन्होंने सभी धर्मों से हट कर जो है वो बौद्ध धर्म को रखा और जिसमें सभी को समान समान बताया गया और उन्होंने जिन सिद्धांतों को रखा उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी दिखाया उन्होंने। कबीर को देखिए तो कबीर जो है वो निर्गुण धर्म के अनुयायी रहे, यानी कि वो सभी धर्मों में मान्यता रखते थे और सभी धर्मों की अच्छी बातों को स्वीकार करते थे, किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। उसी तरह डॉक्टर ज्योतिबा फुले पर आइए तो जो ज्योतिबा फुले ने जो है वो समाज में स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़े, वो लोगों में छूत अछूत के लिए लड़े, तो इसलिए उनका जीवन भी हमारे अंबेडकर जी के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहा। अब ये तीनों चीज़ें अगर आप उनकी कृतियां पढ़ें, रचनाएं पढ़ें अंबेडकर जी की, तो उन सारी चीज़ों में ये तीनों जो महात्मा हैं उनके रूप हमें परिलक्षित होते हैं, उनके बिहेवियर, उनके सोच, उनकी सारी चीज़ें हमें अंबेडकर जी के विचारों में दिखाई देती हैं। अब चूंकि अंबेडकर जी हिंदू समाज में थे, वहाँ पर जन्मे थे, लेकिन वहाँ पर जब ये जन्मे थे तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है ये भेदभाव हुआ करता था, अलग अलग जाति वर्णों में ये सब कुछ बटा हुआ था, तो उन्हें इसलिए वो हिंदू धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित किया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ में। प्रश्न संख्या 23 है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का क्या उद्देश्य था? अब उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? तो ये देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में होने के कारण उन्हें जीवन भर शोषण और प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्योंकि हमने बताया ना कि पहले बहुत ये जाति प्रथा होती थी। अब चूंकि वो एक दलित वर्ग से थे तो बचपन से ही उन्होंने इस भेदभाव को बहुत ही क्या कहते हैं क्रूर रूप में देखा, क्योंकि उनके साथ ये भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ, इसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया गया। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद उन्होंने भारत के दलितों का उद्धार करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया। उन्होंने ये जो प्रताड़ना है भेदभाव और जातियों को लेकर, ये बचपन से उन्होंने झेली, ये बात उनके मन में बैठ गई। अब जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के लिए वो विदेश भी गए। विदेश से जब पढ़ कर आए तो उन्होंने एक चीज़ ठान ली कि मुझे भारत से ये जितनी भी दलित वर्गों को लेकर जो लोगों के अंदर धारणा है और जो लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, हमें वो हटानी है, यानी दलित वर्ग का हमें उद्धार करना है। ये चीज़ उन्होंने डिसाइड कर लिया और यही अपने जीवन के लक्ष्य में उन्होंने रखा। जीवन की अंतिम सांस तक वे दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना समूचा जीवन समर्पित कर दिया। तो मतलब आखिरी सांस तक वो दलितों के उद्धार के लिए कार्य करते रहे और पूरा जीवन उन्होंने इसी में समर्पित कर दिया। अब उनके आप जितने भी काम अचीवमेंट्स देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि इस दलित वर्ग का उत्थान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये वर्ग बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना और लोगों का उत्पीड़न जो है वो झेल चुका था। तो उसको उभार कर आजकल की जो सामान्य जनजीवन में लाने की जो प्रक्रिया है, उसमें अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रश्न संख्या 24 है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्वता का महत्व स्पष्ट कीजिए। भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारा, भाईचारा की क्या इंपॉर्टेंस है उसमें उन्होंने ये बताया है। आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक भ्रातृत्व को रखा गया। 3 तत्व क्या थे? समता, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। तो तीसरा तत्व हमारा क्या था? भ्रातृता। लेखक ने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया है, किंतु वह जिस समाज की बात कर रहा है उस समाज की संरचना स्त्री तथा पुरुष दोनों से मिलकर ही निर्मित है। उन्होंने कहीं लिटरली नहीं लिखा है कि स्त्रियां भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने सभी को शामिल करने का तात्पर्य यह है कि उसमें स्त्रियां ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती हैं। तो कोई भी अगर समाज है,
कोई भी समाज है बगैर स्त्रियों के तो नहीं चल सकता, तो उसमें स्त्री सम्मिलित है। इनके अभाव से आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भातृता शब्द व्यवहार में नहीं, इसके लिए भाईचारा या सामाजिकता शब्द ही उचित माना जा सकता है। तो भाईचारे का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि पुरुष और पुरुष में ही जो है वो अच्छे संबंध होने चाहिए। उनका तात्पर्य यह है कि समाज में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, सब एक दूसरे के बराबर हैं ये होना चाहिए, और सभी को अपनी भाई बहनें समझकर जो है ये समाज में कार्य होना चाहिए। ये चीज उन्होंने बताया है। प्रश्न संख्या 25 है, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? अब देखिएगा, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है, बेसिक जो अंतर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। इसी से दूसरा शब्द है श्रम विभाजन पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब इन पर अंबेडकर जी का क्या मानना है आपको ये बताना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति और श्रम विभाजन भिन्न होते हुए भी एक ही माने गए हैं, जिनके आधार पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो इस प्रकार हैं। ये दोनों चीजें भिन्न हैं लेकिन इसे एक बना दिया गया। इस पर उनके विचार क्या है? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब इसको समझिए, जाति के हिसाब से श्रम विभाजन, इसे समाज में एक ही कर दिया गया था, है ना। ये पर्टिकुलर था, जो आपकी जाति है उसी के हिसाब से श्रम होगा। ये एक नहीं थे लेकिन तब भी इनको एक कर दिया गया। अब इसके लिए वो क्या कहते हैं, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। अब ये जाति के हिसाब से जो श्रम विभाजन होता है, ये मनुष्य के इंटरेस्ट पे होता ही नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है ये आपकी जाति डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते, इसलिए आपकी रुचि पर नहीं होता। दूसरा है, इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। अब व्यक्ति किस चीज में क्या चीज करने में केपेबल है, वो ये चीज नहीं दिखा पाता। जैसे हमने बताया ना कि कोई व्यक्ति अगर घड़ा बनाने में बड़ा दक्ष है और वो एक बढ़ई है, यानी कि एक जो लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति के घर जन्म लेता है, तो वो उसकी दक्षता मिट्टी का काम करने में है, लेकिन वो बंधा है कि उसे लकड़ी का ही काम करना है, तो वो अपनी दक्षता निकाल पाएगा ही नहीं, वो नई नई चीजें उसमें डेवलप ही नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बताया कि कोई व्यक्ति जो है उसके परिवार में सभी डॉक्टर हैं, मगर वो क्या है, वो इंजीनियर बनना चाहता है। अब वो जबरदस्ती से, उसके परिवार में सब डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ही बनाया जाएगा, मगर वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको जबरदस्ती अगर डॉक्टर बना दिया जाए तो क्या वो अच्छा इलाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसमें, इंजीनियर बनने में है। तो वही चीज है कि जो जाति के हिसाब से श्रम विभाजन होता है, उसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा कर दी जाती है। या केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखा जाता है। माता पिता किस जाति या धर्म से बिलोंग करते हैं, उस चीज का ही ध्यान रखना है, और इस हिसाब से आपका सब कुछ डिसाइड कर दिया जाता है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। व्यक्ति मां के गर्भ में होता है, बच्चा मां के गर्भ में होता है, और उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये बड़े होके क्या कार्य करेगा। तो ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। उस बच्चे को पैदा होने दीजिए, बड़े होने दीजिए, उसकी क्षमता को देखिए और उसको अपनी मर्जी के हिसाब से उसे कार्य करने दीजिए। तो ये एक पूरी तरीके से अनुचित कार्य है। पांचवा है, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, व्यक्ति को उसी में अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। अब क्या है, उसका जन्म जहां हुआ उसे वही कार्य करना है और मरने तक वो वही काम करेगा। वो अब परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, कोई व्यवसाय कभी फलता है कभी नहीं फलता है, कभी उससे अर्निंग हो रही है कभी नहीं अर्निंग हो रही है, तो उसके हिसाब से हमें अपने व्यवसाय को बदलना पड़ता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति ने अगर कोई शॉप खोली नहीं चल रही है तो वो दूसरी शॉप खोल लेता है जो इससे उसको ज्यादा अर्निंग हो रही है। तो लेकिन क्या होता था, पहले आप नहीं बदल सकते, आप चाहे भूखों मर जाओ, आपको मरने तक वही काम करना है, आप अपने व्यवसाय को नहीं बदल सकते हैं, जब आपका जाति के हिसाब से श्रम विभाजन किया जाता था।
नेक्स्ट है, विपरीत परिस्थितियों में पैसा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, भले ही भूखा मरना क्यों ना मरना पड़े। यानी कि अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही है, आप किसी व्यवसाय से कमा नहीं पा रहे, जैसे मैंने बताया था कुम्हार है, घड़ा बनाता है, उसकी गर्मियों में खूब बिक्री होती है लेकिन सर्दियों और बारिश में उसकी बिक्री नहीं होती है, तो जाहिर से इन दो मौसम में उसकी बिक्री नहीं होगी, वो भूखों मर जाएगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा। तो उन दो सीजन्स के लिए वो कोई और काम कर ही नहीं सकता। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तुमको मरना है, मर जाओ, लेकिन तुम अपना व्यवसाय बदल नहीं सकते। ये होता था जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन में। तो इसीलिए हम अंबेडकर जी ने इन दोनों चीजों को अलग बताया है। किसी भी सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन श्रम विभाजन आदमी की क्षमता के हिसाब से, क्षमता यानी कि वो किस चीज में दक्ष है, क्या काम कर सकता है, उसे उस प्रोफेशन को अपनाना चाहिए, ना कि जाति प्रथा के हिसाब से कि आपके पूरे परिवार में ये काम होता रहा है बरसों से तो आप यही काम करोगे। इस हिसाब से कभी भी श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी जो समाज है वो डेवलप कर ही नहीं पाएगा। तो हमेशा जो प्रोफेशन है वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें चूज करना चाहिए। ये अंबेडकर जी के आदर्श समाज में एक मूलभूत चीज थी, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन को अलग अलग माना है। तो इस तरीके से ये पूरा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग था, जहां हमने प्राचीन समय की मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं को देखा, वहीं आज हमने बदलते हुए समय को भी देख लिया। पहले के समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। माना कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे समाज में हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। हमें यकीन है कि समय के साथ ये सारी चीजें बदलेंगी और जरूर बदलेंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से फटाफट किए, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई। ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा टफ लगता है, हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली सारी चीजों को समझोगे तो बहुत ईजी वे में ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये फ्री एजुकेशन के वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तीनों में से किसी भी जगह जाओगे आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कितने ही वीडियो देख लीजिए, कितनी बार देख लीजिए, आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आकर आप बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें कई चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर आएंगे तो आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, फिर अपनी क्लासेस सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट और बुक सेलेक्ट करना है। बुक सेलेक्ट करने के बाद आपको तुरंत अपना चैप्टर, जिस भी चैप्टर का आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करते ही आपके सामने कई सारे जो हैं वो टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, और ये सारे ही टॉपिक है आपके सामने। तो जो भी आपको पढ़ना है उसे क्लिक करिए और आराम से अपना वीडियो देखिए। अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का बटन है, आप उसे क्लिक करो, तुरंत नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। या आप किसी और चैप्टर का टॉपिक देखना चाहते हैं तो फिर बैक आकर आप उस चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए और उसके टॉपिक को देखिए। मतलब आपको एक के बाद दूसरा चैप्टर या दूसरा टॉपिक देखने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इजी वे से आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्स के टाइम में हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, क्योंकि इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, रिवीजन हो जाता है, और अपनी गलतियां भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या चीज़ों में मिस्टेक कर रहे हैं। तो सारी प्रैक्टिस आपको पूर्ण रूप से निःशुल्क कराई जाती है। इस निःशुल्क शिक्षा का पूरी तरीके से लाभ उठाइए और अच्छे अच्छे अंकों को प्राप्त कीजिए। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। हमारी ये बुक आरोह भाग 2 जरूर खत्म हुई है, लेकिन अभी वितान हमारी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी वितान बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।